ठंड में अमीर बहू का कुएं के अंदर 3 मंजिल घर में बेघर ससुराल। माँ, आज तुमने फिर से खिचड़ी बना दिया। इस ठंड में क्या रोज खिचड़ी खिलाओगी? मुझे नहीं खाना खिचड़ी, कभी तो कुछ अच्छा खिलाया करो। अगर खिचड़ी नहीं खानी तो भूखे रहना पड़ेगा। यहाँ पापा का काम नहीं चल रहा और तुम्हें 56 भोग चाहिए। दीदी, बच्चों को ऐसे मत डांटो। मैं समझती हूँ, रिंकी बेटा, जो मिलता है इंसान को खा लेना चाहिए, वरना भगवान उनसे ये खाना भी छीन लेते हैं। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो राजू भी खाने में ड्रामे करेगा, और अभी तक तुम्हारे पापा और चाचा जी भी घर नहीं आए। तुम जानती हो ना वो कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें अच्छा खाना मिल सके। बहू, ये बच्चे बहुत जिद्दी हैं। प्यार की बात इन्हें समझ में ही नहीं आती। अगर तुम दोनों को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो अपनी चाची से सीखो। तुम्हारी चाची सरपंच की बेटी है, पर देखो कैसे हमारे इस गरीब कुटिया में गरीबी देख रही है, इस ठंड को झेल रही है। बहू, क्या जरूरत थी तुझे भागकर शादी करने की और अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ने की? हमारी वजह से तुझे यहाँ पर कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इतना बोलकर आशा दुखी हो जाती है और राजू रिंकी खाना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में रंजन और पवन ठंड में कांपते हुए घर आते हैं। अरे, बाहर तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है। हाँ बेटा, बाहर तो बहुत ठंड है, पर तुम्हें पता है आज फिर से मालिक आए थे। कह रहे थे अगर 2 दिन में सारे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। तुम्हारी बहन की शादी में मैंने इस घर को गिरवी रखा था। हमारे पास ले देकर एक यही सहारा था। अगर हमसे यह भी चला गया तो हम क्या करेंगे? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। क्या पता वो मुझे माफ कर दें और हमारी मदद कर दें। शिल्पा, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शिल्पा, तुम भूल गई तुम्हारे पापा ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, और वो किस तरह उन्होंने हमारे सारे रिश्तेदार और गांव वालों को धमकी दी है। इतना बोलकर पवन पुरानी यादों में खो जाता है। पवन और शिल्पा एक ही गांव में रहते थे और वो दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। पर जब शिल्पा अपने घर में पवन की बात करती है तो उसके पिता इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से शिल्पा भागकर पवन से शादी कर लेती है। और शिल्पा के इस कदम से शिल्पा के पिता, जो कि गांव के सरपंच थे, सभी गांव वालों के सामने एक फैसला लेते हैं। तुझे यही गरीब मिला था। मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में करना चाहता था। अगर तुझे इस गरीब का साथ रहना है ना, तो तू देख कि गरीबी आखिर क्या होती है। मैं भी देखता हूँ कि तू इस गरीब परिवार में कैसे रहती है। गांव वालों, तुम सब कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी इस परिवार की मदद करी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अगर कोई भी मेरे खिलाफ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पवन जब पुरानी बातों को सोच रहा होता है तभी शिल्पा और सपना अपने पतियों को खाने के लिए देती हैं। पवन, पुरानी बातों को भूल जाओ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और देखना तुम, हम हमेशा एक साथ खुश ही रहेंगे। और मैं अपने पिताजी को दिखा दूंगी कि जो गरीब होता है जरूरी नहीं कि वो दुखी ही रहता है। हाँ देवर जी, रात काफी ज्यादा हो गई है, अब आप खाना खा लीजिए। कुछ देर में बाकी परिवार और बच्चे लोग भी खाना खाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और एक शाम हीरालाल उनके घर आता है और उनके दरवाजे पर खड़े होकर घर वालों को बाहर बुलाता है। अरे विनोद भैया, समय पूरा हुआ। 6 महीने पहले तुमने अपनी बड़ी लड़की की शादी करी थी अपना घर गिरवी रखकर, और मुझसे 6 महीने का समय मांगा था। पर मैंने तुम्हें 10 दिन ज्यादा दिए हैं, और जब पैसे मांगने के लिए आए तो तुमने बोला कि 2 दिन में सारे पैसे दे दोगे। अरे पैसे तो दिए नहीं, इसलिए अब यह घर मेरा हुआ है। हीरालाल, हम दोनों बचपन के साथी हैं। 6 महीने पहले भी दोस्त और आज भी दोस्त हैं। थोड़ी तो दया कर, हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे? अरे विनोद भाई, जब तक तेरी छोटी बहू इस घर में नहीं आई थी हम तब तक दोस्त थे। पर जब से तेरे बेटे ने सरपंच की बेटी से भागकर शादी की है तब से हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। मैं भूला नहीं हूँ 4 महीने पहले कैसे सरपंच ने आकर सभी गांव वालों को धमकी दी थी। मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, मेरे भी अंदर सरपंच का खौफ चल रहा है। इसलिए तुम इस घर को खाली करो। वैसे भी मुझे इस घर को दोबारा से रहने लायक बनाना है। अरे बेचारा गरीब परिवार, इन लोगों को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए था। सारी गलती पवन की है, सरपंच की बेटी से शादी कर ली। अरे इंसान को अपनी औकात देखकर रिश्ता जोड़ना चाहिए, और इसने तो सरपंच की बेटी भगा ली। गांव के लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे और बातें बना रहे थे। अब न चाहते हुए पूरा परिवार घर में जाता है और अपना सामान राशन लेकर घर के बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकलते ही हीरालाल दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाता है और पूरा परिवार ठंड में भटकते हुए फुटपाथ पर पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग तंबू बनाकर रह रहे थे। माँ, पापा, भैया, भाभी, रात होने को है। अब तक रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। यहाँ पर भी लोग तंबू बनाकर रह रहे हैं। क्यों ना हम भी यहाँ पर रात गुजार ले। काजल,
हम यहाँ तंबू नहीं लगा सकते। इस फुटपाथ पर भी रहने के लिए लोगों ने कुछ पैसे देकर जमीन ली है। हमें कोई नहीं रहने देगा। हमें यही फुटपाथ पर बिस्तर लगाकर रात गुजारना होगा ताकि सुबह होते ही हम यहाँ से जा सके। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लोग रोड पर ही बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करते हैं। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतना मोटा बिस्तर बिछाने के बाद भी जमीन ठंडी और इस रजाई में भी ठंड नहीं जा रही। बच्चों, ठंड तो हमें भी लग रही है, पर क्या करें, रात तो बितानी ही होगी। मुझे तो भूख भी लग रही है। अब इतनी रात को हम कहाँ खाना बनाएं? हमारे पास तो गैस सिलेंडर भी नहीं है। बच्चों, तुम्हें ठंड लग रही है ना? रुको माँ जी, आस पास से हम कूड़ा या लकड़ी चुनकर लाते हैं और आग जला देते हैं ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। पूरा परिवार ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ठंडी हवा के साथ ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए शिल्पा अपनी जेठानी और सास के साथ आसपास से कुछ लकड़ी और कूड़ा ढूंढ कर लाते हैं, जिसे वो लोग जलाकर उसी के पास में बिस्तर लगाकर लेट जाते हैं। तो वो कुछ लोग बैठकर सारी रात हाथ तापते हैं। अगर अभी आग न जलाई होती तो ठंड से तो हम लोग मर ही जाते हैं। अब जाकर बच्चे सोए जब इन्हें थोड़ी सी गर्माहट मिली। अब तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। शिल्पा, तुम भी सो जाओ। मैं और भैया है ना, अगर आग कम होगी तो हम और आग जला देंगे। नहीं पवन, मुझे नींद नहीं आ रही, आप लोग सो जाओ। बहू, कभी कभी तुझे भी पछतावा होता होगा कि तूने कैसे लड़के से शादी कर ली। तेरे माता पिता तेरा भला ही चाहते थे, पर हमारी वजह से तुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। माँ जी, प्लीज ऐसी बातें बार बार बोलकर मेरे दिल को ठेस मत पहुँचाओ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अब मुझे अपने मायके की भी याद नहीं आती। कुछ ही देर में सब सो जाते हैं। अब जैसी सुबह होती है, हल्की हल्की धूप की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, जिसके बाद सभी घर वालों की आंख खुलती है और धूप देखकर लगता है भगवान को भी हम पर दया आ गई, तभी तो इतनी अच्छी धूप निकल आई। धूप निकल गई है, मुझे तो फिर भी बहुत ठंड लग रही है। माँ जी, रंजन जी, देखो ना, हमारी रिंकी को तो बुखार है। अब हम क्या करें? भाभी, आप परेशान मत हो। मैं अपने पास हमेशा कुछ दवाइयाँ रखती हूँ। आप वो दवाई खिला दो, बुखार उतर जाएगा। शिल्पा, कल से हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया। रिंकी भी भूखी, उसे खाली पेट कैसे दवाई दूं? यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं जो मैं खाना बना सकूं। भाभी, आप चिंता मत करो। देखो, यहाँ पर सभी लोगों ने अपने तंबू के अंदर मिट्टी का चूल्हा बना रखा है। मैं किसी से बात करके आती हूँ, क्या पता वो हमें आधे घंटे के लिए खाना बनाने दें। बिना समय गवाए काजल फुटपाथ पर बस रहे लोगों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। बहन, तुम्हारा तो खाना बन गया है, चूल्हा साफ करियो। आधा घंटे हमें भी दे दो। कल से हमारे परिवार ने कुछ नहीं खाया। हम लोग भी तुम्हारी तरह गरीब हैं। हमारे पास तो तंबू बनाकर रहने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं? तुम्हें चूल्हा ही तो चाहिए तो मेरा चूल्हा ले जाओ और जहाँ दिल करे वहाँ खाना बना लो, और खाना बन जाए तो मुझे वापस कर देना। वैसे भी मेरा खाना बन गया है। अब एक गरीब गरीब की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? काजल शीतल से उसका मिट्टी का चूल्हा लेकर अपने परिवार के पास जाती है, तो वहीं राजू भूख से तड़प रहा होता है। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं बनाया। जब मैं मर जाऊंगा तब बनाओगे आप लोग? बनाते रहो 2 घंटे तक खाना। मैं तो जा रहा हूँ पास की मार्केट में। राजू, मैं और तुम्हारे चाचा जी काम पर जा रहे हैं। यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना। चल भाई, आज भी खाली पेट जाना होगा, पर काम भी जरूरी है, वरना मालिक निकाल देंगे। वैसे भी उन्होंने हम दोनों भाई को धमकी दे रखी है कि अगर अब हमने काम में लापरवाही करी तो वो कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। क्या फायदा मेरा कॉलेज करने का? मैं तो कॉलेज करके भी फैक्ट्री में मजदूर वाले ही काम कर रहा हूँ। पता नहीं हमारी किस्मत कब बदलेगी। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, मुझे कॉलेज में पढ़ाया, पर मैं नाकाम रह गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। पवन और रंजन को फैक्ट्री जाना था, जिस वजह से वो बिना खाना खाए वहां से फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। साथ ही घर वालों को व्यस्त देखकर राजू के पास के बाजार में कुछ खाने के लिए चला जाता है, और वो एक प्लेट छोले भटूरे खाकर जब वहां से जाने लगता है तो दुकान वाला उसे रोकते हुए कहता है, ए बेटा, मेरे पैसे दिए बिना कहाँ जा रहे हो? अंकल, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बहुत भूख लगी थी इसीलिए खाने के लिए आ गया। अरे मैं तुम जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यही सिखाते हैं, मुफ्त का जाकर खा लो और पैसे भी न दो। कौन है तुम्हारे माँ बाप? बुलाओ उन्हें। आज तुम्हारी खैर नहीं है, पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। इस तरह दुकानदार राजू को अपने पास बिठाकर उसे डराता है और उसके माता पिता के बारे में पूछता है। तभी शीतल की नजर उस पर पड़ती है और वो भागते हुए काजल के पास आती है और सारी बात उसे बताती है। जिसके बाद शिल्पा 50 रुपए लेकर अपने परिवार के साथ उस दुकान वाले के पास जाती है और उसे उसके पैसे देते हुए कहती है, ये लो, पकड़ो अपने पैसे।
हम अच्छे खानदान से हैं। मेरे बच्चे को फिर ऐसी बातें कही ना तो फिर देख लेना, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अरे अगर एक भूखे बच्चे को खाना खिला भी देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। शिल्पा उस आदमी को पैसे देकर राजू के साथ बस्ती में आती है, जिसके बाद सपना अपने पूरे परिवार को और अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी, तभी तो ये नालायक बिना पैसे के मुफ्त का खाने के लिए चला गया। हमारे पास सिर्फ 100 रुपए थे, जिसमें से 50 रुपए खर्च हो चुके हैं। एक इसका बाप है जो ठंड में दिन रात काम करता ताकि 2 पैसे ज्यादा कमाकर इन बच्चों का पेट भर सके, पर इन्हें देखो, इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। भाभी बस भी करो, राजू अभी छोटा है। मुझे माफ कर दो माँ, हमसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इतना बोलकर राजू अपनी माँ के गले लग जाता है और सपना राजू को गले से लगाकर रोने लगती है। और फिर शिल्पा रिंकी को खाना खिलाती है और दवाई भी देती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और जब शाम होती है तो इस बार वहां के लोग उन्हें बिस्तर लगाने नहीं देते हैं। भाई 1-2 दिन चलता है, पर तुम्हें हमारी बस्ती में इस तरह अपने पैर नहीं जमा सकते। अगर कुछ पैसे हैं तो जिधर रहना है उतनी जगह के किराया भरो, नहीं तो अगर यहाँ का मालिक आ गया ना तो तुम्हें धक्के मार कर निकालेगा, और जो 2 दिन तुम यहाँ बैठे हो ना उसका भी पैसे ले लेगा। भैया बस एक रात और रुक जाने दो, फिर हम अपना ठिकाना देख लेंगे। भैया हर हफ्ते यहाँ का मालिक आता है, अगर उसे पता चला कि हमने किसी अनजान को यहाँ रुकने दिया तो वो हमें सुनाएगा और किराया बढ़ा देगा। वहां के लोगों की बातें सुनकर विनोद, उसका पूरा परिवार आगे कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना सामान उठाकर वहां से भी निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो लोग जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनकी नजर एक खंडर पर पड़ती है। हाँ पापा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखो आगे खंडर है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई रहता होगा। क्यों ना आज रात उस खंडर में ही बिता ले। हाँ पापा, आज रात उस खंडर में ही रुक जाते हैं ना, बहुत नींद आ रही है मुझे, और खंडर में रहेंगे तो ठंड भी कम लगेगी, खुले में सोने पर ज्यादा ठंड लगती है। गरीब परिवार के पास न तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही कोई दूसरा चारा, इसलिए वो लोग खंडर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही खंडर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ गंदगी, ईंट, मलबा रखा हुआ है, जहां बैठने की भी जगह नहीं होती। अरे यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं, यहाँ पर बिस्तर कैसे लगाएंगे। और अगर इसे ठीक किया तो सारी रात निकल जाएगी। जब हम खंडर के अंदर आ रहे थे तो मेरी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी थी, पर उस पर भी ताला लगा है। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब तो खुले में ही सोना पड़ेगा। यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है जो कोई हमें भगाए, यहीं खुले में ही बिस्तर लगा लेते हैं। इस तरह पूरा परिवार खुले में ही बिस्तर लगाता है। पर तभी शिल्पा की नजर कुएं पर जाती है और जब वो कुएं में झांकती है तो देखती है कि कुआं ज्यादा गहरा नहीं है और पूरा खाली पड़ा है। साथ ही कुएं ढकने के लिए वहां पर ढक्कन भी है, जिसे देखकर शिल्पा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने परिवार से कहती है, देखिए एक रात खुले में सोए तो रिंकी की तबीयत खराब हो गई। अगर हम इस तरह से खुले में सोए, वो भी ठंड के समय, तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों ना हम लोग कुएं में सो जाएं। कुआं बिल्कुल सूखा और खाली है, ज्यादा गहरा भी नहीं है, और देखना अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी हम कुएं में ही रह लेते हैं। ऊपर से ही कुएं को ढक देंगे, सर पर छत तो चाहिए, चाहे वो घर की हो या कुएं की। शिल्पा के कहने पर पूरा परिवार अब एक एक करके अपना सामान कुएं के अंदर फेंक देता है और सीढ़ियों की मदद से कुएं के अंदर जाते हैं। कुएं के अंदर काफी गंदगी होती है, जिस वजह से सभी घर वाले मुंह पर कपड़ा बांधकर कुएं की सफाई करने लग जाते हैं। भाभी गलती करी हमने, सामान कुएं में रखने से पहले कुएं की सफाई करनी चाहिए थी। अब तो हो गई गलती काजल, चलो एक सामान के ऊपर दूसरा सामान रखकर अच्छे से सफाई करते हैं और कुएं की दीवारों को भी साफ कर देते हैं। अगर अच्छे से सफाई करेंगे ना तो सुबह हो जाएगी। जितनी दूर में सोना है बस उतनी ही जगह की सफाई कर लो, कुआं बहुत बड़ा है। इतना बोलकर सपना सारा कूड़ा अपने पति को दे देती है, जिसे गंदे कपड़े में बांधकर रंजन सिर पर रखकर कुएं से बाहर निकालकर फेंक देता है। और इस बार जब अंदर आता है तो वो एक लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसकी मशाल बनाकर अंदर ले आता है और कुएं को ऊपर से ढक देता है और कुएं के ऊपर वाली सीढ़ी पर मशाल जला देता है ताकि कुएं के अंदर रोशनी रहे। भैया ये आपने अच्छा किया, अब कुएं के अंदर रोशनी रहेगी, बच्चों को भी डर नहीं लगेगा। चलो बिस्तर लगा लेते हैं, बहुत नींद आ रही है। अब सभी बिस्तर लगाकर आराम से सो जाते हैं। देखते ही देखते रात से कब सुबह हो जाती है घर वालों को पता ही नहीं चलता। और जब सुबह सभी की आंख खुलती है तो उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान होती है। आज बहुत दिनों के बाद मैं चैन से सो पाई हूँ। मशाल पूरी रात जली और कुएं के अंदर ठंड भी नहीं लगी। हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। सपना अब एक काम करो, कुएं से बाहर निकलकर धूप में मिट्टी का चूल्हा बनाकर रख दो। 2-3 दिन से सही से खाना नहीं खाया है, पेट में चूहे कूद रहे हैं और कमजोरी भी हो रही है। इतना बोलकर रंजन और उसका पूरा परिवार कुएं के बाहर निकलता है, जिसके बाद शिल्पा अपनी जेठानी के साथ मिट्टी का चूल्हा बनाती है
जिससे सूखने में पूरा दिन लग जाता है। और इस बार जब शाम को दोनों भाई काम से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि गर्मा गर्म खाना बना हुआ है। अरे वाह, आज इतने दिनों के बाद ठंड में गरम गरम खाने को मिल रहा है। आज पूरा परिवार एक साथ खाना खाएंगे। वो सब तो ठीक है पवन, पर हम सारी जिंदगी ऐसे कुएं में नहीं सो सकते। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर घना जंगल है, क्यों ना हम लकड़ियाँ काटकर कुएं के अंदर ही अपना घर बना ले, क्योंकि ये जमीन किसी और की है। अगर जमीन के ऊपर घर बनाएंगे तो कोई हम पर केस भी कर सकता है। कुएं के अंदर घर बनाएंगे तो जिसकी जगह है वो आकर हमें बोलेगा तो हम उनका कुआं खाली कर देंगे, और कुआं तो खराब है, उसमें घर बना भी रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। घर में ही रहता हूँ, तुम दोनों भाई काम पर जाओ, बाकी हम सब जंगल से लकड़ियां काट के रखेंगे और फिर कुएं के अंदर सब साथ मिलकर अपना घर बनाएंगे। विनोद के कहने पर दोनों भाई काम के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद घर के सभी सदस्य जंगल में जाकर सुबह से लेकर शाम तक लकड़ियां काटते हैं। और जब रात को दोनों भाई घर आते हैं तो वो कुएं के अंदर घर बनाने का काम शुरू करते हैं। लकड़ी की 3 बड़ी पट्टी बनाते हैं और कुएं के अंदर एक एक लेयर लगा देते हैं। साथ पहले वाली सीढ़ी को और लंबा करते हैं ताकि वो आसानी से नीचे जा सके, और इस तरह 3 मंजिल का घर कुछ ही हफ्तों में बनकर तैयार कर देते हैं, जिसे देखकर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही सब शिल्पा की भी बहुत तारीफ करते हैं। चाची, आपको तो इंजीनियर होना चाहिए। आपने तो कमाल कर दिया, कुएं के अंदर 3 मंजिल का घर बना दिया। कुएं के अंदर सिर्फ 3 ही मंजिल का घर बन सका। एक काम करते पापा, मैं, आप और मम्मी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रह लेंगे। आप ज्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ उतर पाते ना, इसीलिए। भैया भाभी आप दोनों देख लीजिए आपको कौन सा वाला फ्लोर चाहिए। पापा माँ, हम सबसे नीचे वाला लेंगे, हमें नीचे रहना है। तो फिर ठीक है, 3 मंजिल हम तीनों में डिवाइड हो चुका है। अब कोई परेशानी नहीं है। अब हमें समय मिल चुका है कि हम पैसे जमा करके कहीं और किराए पर जा सके, अपना कोई छोटा सा घर देख सके। इस तरह से सभी अपना अपना सामान लेकर अपने अपने फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और सामान को रखने लगते हैं। देख रिंकी, मैंने तेरा और अपना सामान इधर रख लिया और माँ पापा का इधर रख दिया है। सुनिए जी, बिस्तर मैंने एक साइड में लगा दिया, थोड़ी सी जगह जो बची है उसे खुला छोड़ देते हैं। पवन, मैंने राशन का सामान और हमारे सारे सामान हमारे फ्लोर पर रख दिए हैं। नीचे भैया भाभी के साथ रिंकी और राजू भी है ना, इसीलिए ऊपर इतना सारा सामान रखना सही नहीं था। हम सिर्फ 2 जन हैं बीच में। सही किया ना मैंने? हाँ शिल्पा, तुमने बिल्कुल सही किया है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। आखिर तुम्हारे पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आते हैं? कुएं के अंदर 3 मंजिल का घर बनाकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। और जब वो लोग रात को सोते हैं तो उन्हें कभी कीड़ों की आवाज आती है तो कभी ठंड लगती है। पवन, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। कुएं के अंदर पता नहीं कीड़े कहाँ से आ गए। कुएं की तो हमने अच्छे से सफाई करी थी। शिल्पा, कुआं है तो परेशानी तो होगी ही। ये कोई हकीकत के घर थोड़े ना है, ये तो बस हमने अपनी जुगाड़ के लिए बनाया है। पवन, ये जुगाड़ काम नहीं आ रहा। आप सुबह होने दो, देखो मैं क्या करती हूँ। ठंड और कीड़ों की वजह से वो लोग सारी रात सो नहीं पाए, जिस वजह से शिल्पा जंगल से कुछ नीम की डाली तोड़कर लाती है और रात को सोने से पहले कुएं के अंदर जलाकर रख देती है, जिस वजह से मच्छर और कीड़े नहीं आते हैं और जलती नीम की बदबू से उन्हें सोने में बड़ी दिक्कत होती है। पता नहीं बहू क्या जला दिया, इसकी बदबू इतनी तेज है कि मच्छर तो क्या इंसान भी मर जाए। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, सांस भी नहीं लिया जा रहा। माँ, कुएं के अंदर घर बना है, परेशानियां तो होगी ही। एक काम करो, मुंह ढककर सो जाओ। काजल बिल्कुल सही कह रही है, बहू ने हमारे लिए तो ये जुगाड़ किया है। इस तरह एक बार फिर पूरा परिवार कुएं के अंदर काफी सारी परेशानियों को झेल कर सो जाते हैं, जिसके बाद हमने बहुत जुगाड़ कर लिया है। आज हमें हमारी तनख्वाह मिलेगी। मैं मच्छर और कीड़ों की दवाई लेकर आ जाऊंगा, फिर हम सब आराम से सो सकेंगे। समय के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। आप दवाई तो ले आएंगे, पर ठंड से कैसे बचेंगे? कोई बात नहीं दीदी, ठंड से बचने के लिए हम अंगीठी बनाएंगे। जंगल में काफी सारे टूटे मटके हैं, मुझे मटके में अंगीठी बनानी आती है। मेरे घर में जो नौकर था ना, वो सर्दियों में बाल्टी में मटके में अंगीठी बनाया करते थे, उन्हीं से सीखा है मैंने। भाभी, आप तो बेस्ट हो। कौन बोलेगा आपको कि आप सरपंच की बेटी थी? हाँ, आप तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हैं। भले ही मैं सरपंच की बेटी हूँ, पर हूँ तो मैं ऐसी गाँव की ही। मैंने भी अपनी माँ, चाची और गाँव की औरतों से बहुत कुछ सीखा है। कुएं के अंदर अच्छे से रात में सोने का एक और शिल्पा जुगाड़ निकाल लेती है और अपनी जेठानी के साथ जंगल जाती है, जहां उसे कुछ टूटे बर्तन, बाल्टी, मटके मिलते हैं, जिन्हें लेकर दोनों देवरानी जेठानी घर आती हैं और थोड़ी सी मिट्टी जमीन से खोदकर उसके अंगीठी बनानी शुरू कर देती है। हमें तो 3 अंगीठी बनानी पड़ेंगी। मैं तो सोच रही हूँ दीदी, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा फ्लोर खाली है, क्यों ना बीच वाले फ्लोर पर ही रसोई शिफ्ट कर दें?
कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी अंगीठी बनाकर उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देती है। और रात को जब रंजन और पवन कुछ कीड़े मच्छर की दवाई और सैलरी लेकर आते हैं तो अरे चलो कोशिश करना है कि इस महीने ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सके। पापा, अब हर महीने हम कम से कम 5,000 रुपए बचाएंगे, क्योंकि हम दोनों भाई की तनख्वाह बढ़ गई है। मालिक हमसे कुछ दिनों से नाराज थे, पर इन कुछ हफ्तों में हमने इतना बेहतरीन काम करके दिया है कि मालिक भी हैरान हो गया और खुश होकर उसने हमारी तनख्वाह बढ़ा दी। इतने दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनी है, अब जाकर तसल्ली मिल रही है। आज करिश्मा की याद आ रही है। जब से शादी हुई है उसे देख भी नहीं पाए। बस एक बार हमारे हालात सुधर जाएं तो अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। आज तो अंगीठी भी बन गई, हमें गर्माहट भी मिलेगी और कीड़े मच्छरों से भी परेशानी नहीं होगी। अब तो हम लोग आराम से सोएंगे। कुएं के अंदर अपना 3 मंजिल का घर बनाकर गरीब परिवार काफी खुश था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं। ऐसे एक दिन जब पूरा परिवार कुएं के अंदर एक साथ खाना खा रहा होता है, तभी वहां कुछ लोग आते हैं और ऊपर से कुएं को पीटने लगते हैं। कौन है? कुएं के अंदर दरवाजा खोलो। अरे आवाज किसकी है? लगता है कुएं के बाहर कोई है। कहीं इस कुएं का मालिक तो नहीं आ गया? हमें तो यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। अगर हमें यहाँ से भी बेघर कर दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? ठंड में कितनी मुश्किलों से हमने इस कुएं के अंदर अपना घर औंधा बनाया है। लग तो यही रहा है। रुको, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों ऊपर आ जाओ। देखो ना बाहर कोई है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ माँ जी, हम ऊपर ही आ रहे हैं, आप डरो मत। ममता की आवाज सुनकर नीचे से सपना अपने पूरे परिवार और शिल्पा अपने पति के साथ ऊपर आती है, जिसके बाद पूरा परिवार कुएं का दरवाजा अंदर से खोलते हैं और कुएं के बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर ममता और उसको पूरा परिवार काफी हैरान होता है। आप लोग कौन हैं और यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोगों को शहर गए अभी 2 ही महीने हुए थे और यहाँ कुआं हमारा है, और ये क्या आप लोगों ने कुएं के अंदर घर बना रखा है? कैसे? भाई साहब, हम लोग गरीब बेघर हैं। प्लीज हमें इस कुएं के अंदर रहने की इजाजत दे दीजिए, बस कुछ महीने, और फिर हम आपकी ये जगह खाली कर देंगे। अरे पर आप लोग हो कौन? ममता के पूछने पर विनोद सारी कहानी ममता और उसके पति को बताता है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं अंकल जी, आप लोग जब तक चाहें इस कुएं में रह सकते हैं। वैसे एक कुआं हमने यहाँ से गुजर रहे लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि आगे हाईवे है, दूर दूर तक पानी का कोई जरिया नहीं है। सोचा था पास के गांव वाले आकर पानी भर लेंगे या यहाँ से जा रहे मुसाफिर पानी पी लेंगे, पर अब तो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। लोग अपनी अपनी पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं और इस कुएं में भी पानी नहीं रुकता, इसलिए सूखा पड़ा हुआ था। वैसे ये घर हमारा है, हम लोग यहीं रहते हैं, पर किसी काम से हम लोगों को बाहर जाना पड़ा था और 2 महीने बाद आए हैं, तो ऐसे अचानक कुएं के अंदर से आ रहे आवाज और ढका हुआ कुआं देखकर हम थोड़ा परेशान हो गए थे। कोई बात नहीं भाई साहब, जब तक आप लोग इस जगह पर रहना चाहते हैं रह सकते हैं। और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। हम लोग अकेले बोर हो जाते थे, सोच रहे थे कि यहाँ से घर बेचकर चले जाए, पर यहाँ की कोई जमीन भी नहीं खरीदना चाहता। आखिर सुनसान जगह जो है, पर आप लोग हैं तो अब हमें एक पड़ोसी मिल चुका है, और वैसे भी मुसीबत पड़ने पर कोई तो है जो साथ निभा सके। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब वो सब तो ठीक है भैया, पर एक बार आप लोग अपना घर तो दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने आज से पहले कुएं के अंदर ऐसा घर कभी नहीं देखा। बाहर से देखने में तो काफी अच्छा है। ममता और उसके पति को गरीब बेघर पर दया आ जाती है और वो उन्हें उस कुएं में रहने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार ममता और सुमित को अपने घर में ले जाते हैं और उनका सुंदर सा घर देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। हाँ, आप लोगों ने घर तो काफी अच्छा बनाया है। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमारा घर भी काफी गंदा हो गया है। सफाई करने में काफी समय लग जाएगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमसे कह सकते हैं, अब हम पड़ोसी हैं। इस तरह सुमित और ममता उनके कुएं के अंदर 3 मंजिल का घर अच्छे से देखकर सीढ़ी चढ़कर कुएं से बाहर निकलते हैं और अपने घर का ताला खोलकर सफाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि शिल्पा और सपना भी उनकी मदद के लिए आ गई हैं। आपने हमें रहने के लिए जगह दी और इतने प्यार से हमसे बातें की, हमारे दुख को समझा, इसीलिए हम पड़ोसी होने के नाते थोड़ी मदद तो आपकी कर ही सकते हैं। और ठंड भी ज्यादा है, अगर हम आपकी मदद करेंगे तो साथ में आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और आज खाना हमारी तरफ से है। आप अकेले थक जाओगे, घर पिछले 2 महीने से बंद है। हाँ, क्यों नहीं, मदद की जरूरत तो मुझे है। अच्छा हुआ आप लोग मेरी मदद करने चली आई, मैं अकेले इतना काम आज तो खत्म ही नहीं कर पाती।
इतना बोलकर शिल्पा और सपना ममता के साथ उसके घर की सफाई करने में लग जाती हैं और इस तरह गरीब परिवार इस कुएं के घर में एक खुशहाल जीवन जीता है। और जरूरत पड़ने पर ममता, सुमित गरीब परिवार की मदद करते तो कभी गरीब परिवार ममता और सुमित की मदद करता है।